कि मनी जो है ये सिर्फ बैंक अकाउंट में फ्लो नहीं करता है, मनी फॉलो करता है एनर्जी पैटर्न को। अब धन कुबेर को तो आपने देखा होगा, बहुत सारा खजाना लेके बैठते हैं। उन्हीं का पुष्पक विमान था जो रावण लेके चला गया रहा। एक प्रकार से महादेव ने धन कुबेर को इस यूनिवर्स का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। ये जो ब्लेसिंग्स चली आती है हमारे पूर्वजों की, जो हमारे डीएनए में, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जो राहु के अगेंस्ट में प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मंगल, जैसे कि सूर्य, जैसे कि चंद्रमा, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मिरर की जो सही डायरेक्शन है वो समझ लो। मिरर की सही डायरेक्शन है, कहा जाता है अगर आप सही समय पे सही काम कर दोगे तो 80% तक आपकी सक्सेस बढ़ जाती है। ग्रोथ जो है ये सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती है और ना ही वेल्थ एक्सीडेंटल होती है। इसके लिए प्रॉपर एनर्जी को अलाइन करना पड़ता है। एनर्जी अलाइनमेंट जरूरी है। हमें साइंस ऑफ एनर्जी को फॉलो करना पड़ता है, जिसे वास्तु कहा जाता है। हर उस व्यक्ति को जिसे अपनी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस और ढेर सारी वेल्थ चाहिए, उसे एक सिंपल सा प्रिंसिपल जो मनी से रिलेटेड है वो समझ लेना चाहिए। और वो ये है कि मनी जो है ये सिर्फ बैंक अकाउंट में फ्लो नहीं करता है, मनी फॉलो करता है एनर्जी पैटर्न को। जहाँ पे भी फोकस, डायरेक्शन, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, वहाँ पे ग्रोथ नेचुरली हो जाती है और मनी ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है। लेकिन जहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस होंगी तो वहाँ पे मनी का लीकेज चालू हो जाता है। वेल्थ जो है ये इकट्ठा नहीं हो पाती है। व्यक्ति के पास पैसा या तो आता नहीं है, और अगर आता भी है तो टिकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा कि किन गलतियों से आपके घर में मनी का, आपकी वेल्थ का, आपकी सक्सेस का लीकेज हो सकता है। हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे, वो भी बहुत प्रैक्टिकली। और साथ में इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, जिसकी हेल्प से जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका आप इस्तेमाल कर पाओगे अपनी लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ, सब कुछ पाने के लिए। और इसको बहुत ही लॉजिकली ढंग से हम समझने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ें छूटी तो आप समझ सकते हो कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो या तो समझिए तो पूरा समझिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर हमारी लाइफ में अगर मनी का लीकेज होता है तो वो किन गलतियों के कारण होता है, और हमें अपने घर में किस जोन में, किस डायरेक्शन में, और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन। ये सिंपल डायरेक्शन की बात हो रही है, लेकिन इसको भी हम लॉजिकली वे में समझने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? वास्तु में नॉर्थ को फाइनेंशियल फ्लो का डायरेक्शन माना जाता है। यहाँ पे अगर क्लटर, हैवी स्टोरेज, ब्रोकन आइटम्स या फिर बाथरूम होगा तो एनर्जी इम्बैलेंस होगी। ये तो सिंपल सी बात हो गई, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, हमें वो समझना पड़ेगा। आखिर ये चीज़ें क्यों हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में अगर क्लटर यानी कि कचरा होगा, या फिर बाथरूम होगा, डस्टबिन होगा, या फिर वहाँ पे कुछ हैवी स्टोरेज रखा होगा, तो आखिर अपॉर्चुनिटी ब्लॉक क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे का आपको ये कंसेप्ट समझना है कि सबसे पहले साइंटिफिक वे में एनर्जीज होती है, हर जगह एनर्जी है, और ये एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डिग्री में, अलग अलग ढंग से काम करती है। और इसको समझाने के लिए एनर्जी को एक प्रकार से सिंबॉलिक भी कर दिया गया है। वास्तु में जो 45 देवताज होते हैं तो वो इसलिए सिंबॉलिक भी कर दिए गए जिससे आप इन चीज़ों को समझ पाओ और आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सके। अगर नॉर्थ डायरेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लेनेट यहाँ पे रहता है, प्लेस रहता है, वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी, और जो वास्तु देवता है वो है धन कुबेर। अब आप लॉजिक समझिए, फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मर्क्यूरी को रिलेट किया जाता है मनी से। बुध पैसे का कारक है, बुध बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी को रिलेट करते हैं बिजनेस से, मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं एजुकेशन से। मतलब यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो हमें मनी देती है, वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ में, क्योंकि मर्क्यूरी प्लांट्स और ट्री से भी रिलेटेड है, इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ को हरा भरा रखो, यहाँ पे प्लांट्स होने चाहिए, यहाँ पे मनी प्लांट रखिए, आप दूसरे हरे भरे प्लांट रखिए, जो फ्लावर्स वाले प्लांट है वो यहाँ पे आप प्लेस कीजिए। क्योंकि हमें जहाँ पे जैसा प्लेनेट सिचुएटेड है, जहाँ पे जैसी एनर्जी है, हमें उस एनर्जी को उस ढंग से अलाइन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आपको अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हो, आप यहाँ पे आप अपना ऑफिस भी बना सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने अपने यहाँ बड़े बड़े क्लाइंट्स को देखा है कि वो लोग यहाँ पे
अपना ड्राइंग रूम भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बैठक होगी, बातचीत होगी तो यूज़फुल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डायरेक्शंस और जोन ऐसे हैं जहाँ पे अगर ड्राइंग रूम बना दिया जाए तो जो बैठक होती है, जो बातें होती हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल यूज़लेस होती है और आपके कनेक्शन भी बिल्कुल यूज़लेस बनते हैं। अगर आपके कॉन्टेक्ट में है भी तो काम नहीं आते समय पे, सिर्फ टाइम बर्बादी के लिए रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप मरकरी की एनर्जी से इसको कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मनी की डायरेक्शन है। मरकरी बिजनेस को रिलेट करता है, तो बिजनेस से ही वेल्थ बन सकती है। और अगर आपको वेल्थ चाहिए तो नॉर्थ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अब देवता की बात करते हैं। यहाँ पे देवता जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ को, वो है धन कुबेर। अब धन कुबेर को तो आपने देखा होगा, बहुत सारा खजाना लेके बैठते हैं। उन्हीं का पुष्पक विमान था जो रावण लेके चला गया था। एक प्रकार से महादेव ने धन कुबेर को इस यूनिवर्स का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। उन्हीं के हाथ में है पूरा पैसा, उन्हीं के हाथ में है पूरी वेल्थ। अब आप कहोगे कि उनके हाथ में है तो हमें नॉर्थ को क्लीन क्यों रखना? क्यों? क्योंकि ये जो 45 देवताज हैं, अलग अलग एनर्जी हैं, एनर्जी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर आप 4 वेद में से जो एक यजुर्वेद है, जिसमें बताया गया है कि यज्ञ कैसे किया जाता है, उसके नियम क्या है, अनुष्ठान के नियम क्या है, अलग अलग देवताओं के लिए कौन से मंत्र यूज होते हैं, कौन सी पद्धति यूज होती है, किसको कौन से फूल चढ़ते हैं, किस देवता को कैसे प्रसन्न करना है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में शुरू से बताया गया है। अब जैसे भगवान शिव को धतूरा, आंकड़े का फूल चढ़ता है, भांग चढ़ता है, लेकिन भगवान विष्णु को ये नहीं चढ़ता। इसको अगर आप मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे तो क्या है, आपके घर में अगर कभी भी कोई भी मेहमान आता है या जिसको भी आप बुलाए हैं, आप उसके हिसाब से पहले से प्रिपरेशन रखते हैं। अगर आपके घर में सीएम आ रहा है, आप किसी इवेंट में सीएम को इनवाइट किए हैं तो आप अलग प्रिपरेशन रखते हैं उस इवेंट की। अगर आपने एमएलए को इनवाइट किया है तो अलग प्रिपरेशन रखते हैं। अगर आपने सेलिब्रिटी को इनवाइट किया है तो वहाँ की प्रिपरेशन, वहाँ का माहौल अलग होता है। अगर आप किसी धर्मगुरु को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट अलग होता है। तो मतलब व्यक्ति के हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आए तो उसका माइंड हमारी तरफ बहुत पॉजिटिव हो, वो बहुत खुश हो, प्रसन्न हो, तभी तो एक प्रकार से कनेक्शन बनता है। अब वो सोशल कनेक्शन लीजिए या कोई बड़ा धर्म गुरु आ रहा है तो आपको आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे, जो भी पर्पस है, मतलब आपको अपना काम फुल एंड फाइनल कराना है तो इसमें क्या लगता है, उस हिसाब का अरेंजमेंट लगता है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ में जैसे कि धन कुबेर बैठते हैं, तो जो माला माल पूरा पैसा लेके बैठे हैं, वहाँ पे अगर आप गंदगी मचा देंगे, वो राजा हैं, राजा के पास आप गंदगी मचाओगे, क्या करेगा राजा? आपको हटा देगा। राजा को नीट एंड क्लीन चीज़ें पसंद है, साफ सुथरी चीज़ें पसंद है। सोना, खजाना, चांदी, मोहरे, ये सब लेके बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ इम्बैलेंस करते हैं, वहाँ पे हम हैवी फर्नीचर रख देते हैं, वहाँ पे हम टॉयलेट बना देते हैं, या नॉर्थ कट हो जाता है, तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, मनी फ्लो रुक जाता है, नई नई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, चलते हुए बिजनेस भी रुकने लगते हैं। इसीलिए नॉर्थ में बोला गया सीढ़ियाँ भी नहीं बनाना। जो स्टेयर्स होती हैं ये भी बहुत वेट वाली इनको माना जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि स्टेयर्स को नॉर्थ में नहीं रखा जाए। अब दूसरा पॉइंट देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी और कंट्रोल का जोन है। अगर ये जोन डिसबैलेंस हुआ तो क्या लिखा है, लीडरशिप। बिल्कुल मतलब लीडरशिप के जो डिसीजन है ये वीक होने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट इंपल्सिव हो जाती है और साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग वीक हो जाती है। अब साउथ वेस्ट को अथॉरिटी का जोन मानते हैं। अभी हमने बोला आपको ये समझना होगा कि साउथ वेस्ट में कौन सी एनर्जी प्लेस्ड है, कौन सी एनर्जी वहां को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको बता दूं, साउथ वेस्ट में अगर देवता की बात करें तो नैऋत्यकी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पितृ देवता भी विराजमान होते हैं साउथ वेस्ट में, हमारे जो पितृगण हैं। और कहा जाता है आगे बढ़ने के लिए पितरों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार से हमारा जो डीएनए चला आ रहा है, डीएनए में कहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। हम इतने जन्मों से कहाँ से आ रहे हैं, हमने कैसा कैसा जीवन जिया, या हमारे जो ऊपर पूर्वज थे, एक पूरी लाइन क्या चली आ रही, ये सब कुछ डीएनए में है। अब सोचिए, अगर आपको पितरों की ब्लेसिंग्स चाहिए, हो सकता है आपके कोई पूर्वज में कोई राजा हो सकता है कोई बहुत बड़ा कभी बिजनेसमैन होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा, मतलब सब अलग अलग, सबके पास एक अलग अलग, कहना चाहिए कि पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है, सबके पास कुछ ना कुछ अलग अलग प्रतिभा होती है। लेकिन आज आपके डीएनए में अगर आपको उन प्रतिभाओं की ज़रूरत है जो आपके अंदर अपने आप उभर के आ जाए या जल्दी डेवलप हो जाए, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ग्रैब कर देते हैं,
बहुत सारे लोग कम उम्र में इतनी सफलता पा लेते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो ब्लेसिंग्स है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत तो रहती है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। साथ में ये जो ब्लेसिंग्स चली आती है हमारे पूर्वजों की, जो हमारे डीएनए में, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर ये काम करने लगती है ना, तो आपकी लाइफ से पूरे हर्डल्स हटने लगते हैं। और प्लेनेट की बात करें तो यहाँ पे जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है साउथ वेस्ट को, वो है राहु। और राहु से सब डरते हैं। राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकल तौर से समझिए। राहु जो है ये कार्मिक प्लेनेट है। ये लोगों को सडन गेन भी देते हैं, बहुत ऊंचाइयों में ले जाते हैं, जहां व्यक्ति सोच नहीं सकता, या जहां व्यक्ति सोचे कि पूरी उम्र गुजर जाएगी, राहु वहां पे 1 से 2 साल में पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका उल्टा भी है, राहु उतनी तेजी से ऊपर से नीचे भी पटक सकते हैं, क्योंकि जो उठाना जानता है वो गिराना भी जानता है। लेकिन राहु को समझने के लिए क्या है, राहु को लोग समझते हैं कि अरे बहुत ही अग्रेसिव प्लेनेट है, ये खराब ही करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, राहु सीधा कार्मिक पैटर्न आपका फॉलो करते हैं, और जिस तरह का कर्म रहता है वैसा आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपके अंदर परीक्षा हो रही है, आपकी एकदम से लालच आया, आपको एकदम से बढ़ाया गया, आपने गलत स्टेप्स लिए, आपने गलत करना शुरू किया, आपके अंदर लालच आ गया, आप एथिक्स भूल गए, तो राहु इतनी जम के पटकेंगे भी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देखे होंगे या आगे भी देख लेंगे, और पास्ट में भी आपने देखा होगा। वो सेलिब्रिटी से लेके कोई भी हो सकता है, सेलिब्रिटी हो, नेता हो, कोई भी हो, हर एक एग्जाम्पल ऑलरेडी इस दुनिया में सेट है। तो राहु के पास जो एनर्जी है वो सडन गेन की है। अब जितने भी ये शेयर मार्केट वाले लोग हैं जो शेयर खेलते हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंपल्सिव डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले। डिसीजन इमोशनल होके नहीं ले, इमोशंस हावी ना हो डिसीजन लेने में। जब शेयर को सेल करना है तो सेल करना है, जब गेन करना है तो करना है, फुल प्रैक्टिकल रहे। तो अगर साउथ वेस्ट स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये अथॉरिटी का जोन है, तो आप इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। और ये सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं है, आप किसी कंपनी के फाउंडर हो, सीईओ हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है। अगर आपका डिसीजन खराब हुआ तो पूरी कंपनी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। इवन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी लाइफ इफेक्ट होती है। तो इसलिए जितनी ऊपर पोजीशन में व्यक्ति होता है, उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को अलाइन रखे हर चीज़ से। तो इसलिए राहु इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है ये स्टेबिलिटी का जोन है। राहु अगर स्टेबल हो गए तो ये सडन गेन के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देते हैं। साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसे हम कहते हैं। मूलाधार, मूल यानी क्या? फाउंडेशन, मूल आधार, किसी भी चीज़ का आधार, इसीलिए इसको स्टेबिलिटी का जोन कहते हैं। अगर ये आधार डिसबैलेंस हुआ, अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर हुई, तो बिल्डिंग अगर आपने बड़ी बनाई तो ये गिरेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए साउथ वेस्ट में हैवी स्टोरेज रखिए। जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, भार ज़्यादा से ज़्यादा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। हाँ, लेकिन साउथ वेस्ट कट नहीं होना चाहिए। पितरों की जगह में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में गंदगी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है, तो जो राहु के अगेंस्ट में प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मंगल, जैसे कि सूर्य, जैसे कि चंद्रमा, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। तो इस तरह आपको समझना होगा, अगर आपको अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में या समाज में एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो साउथ वेस्ट बहुत स्ट्रांग और एनर्जी अलाइन होना चाहिए। अब नंबर 3 दिखते हैं, यह इंट्रेंस एनर्जी। सबसे पहला कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि ये जो आपके घर का इंट्रेंस है, डोर है, इसे सिर्फ आप अपने अंदर और बाहर जाने का मार्ग मत समझिए। ये आपके घर में अपॉर्चुनिटी लाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आपके घर में जो भी अच्छी चीज़, बुरी चीज़ आती है, वो इस डोर के माध्यम से ही आती है। इसको अपनी बॉडी से कनेक्ट करके देखो आप। जिस तरह हमारा माउथ रहता है, हम हर खाना, कुछ भी हम खाते हैं तो माउथ से खाते हैं, अपने मुंह से खाते हैं। अब कहा जाता है कि हम जिस तरह का भी अन्न लेते हैं, उस तरह की हमारी बॉडी बनती है, उस तरह का हमारा माइंड होता है। इसीलिए योगी लोग सात्विक भोजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जगना है, भजन करना है, या मेडिटेशन करना है, या स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बहुत बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें 15-15 घंटे, 18-18 घंटे काम करना है, इनको बीट करना है अपने कंपटीशन को।
तो इनको एनर्जी भरपूर चाहिए। तो इन लोग अपनी डाइट उस हिसाब से मैनेज करते हैं कि हम जैसा खाएंगे उस हिसाब से हमारा ये जो एनर्जी एक प्रकार से टूल है जिसके थ्रू हमें काम करना है वो वर्क करेगा। और अगर कोई व्यक्ति बहुत जंक खाएगा तो क्या होगा? लेजीनेस, डलनेस, ये सारी चीज़ें फील होंगी। व्यक्ति को अलग अलग तरह के डिजीजेस, रोग अलग घेर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप खराब खाना खा रहे हो। और ये खराब खाना या अच्छा खाना कहाँ से जाएगा? आपके माउथ से जाएगा। और जिस तरह का खाओगे वैसी बॉडी बन जाएगी। जैसी बॉडी बन जाएगी उस तरह के आप डिसीजन लेने लगोगे अपने माइंड से, और जिस तरह के डिसीजन लेने लगोगे उस तरह के एक्शन करोगे, और जिस तरह के एक्शन करोगे उस तरह का रिजल्ट सामने आएगा। तो ठीक इसी तरह हमारा डोर भी होता है। अगर हमारे घर की एनर्जी अलाइन है, हमारे डोर की एनर्जी अलाइन है, तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी, अपॉर्चुनिटी आती है। और अगर हमारे डोर की एनर्जी मिसमैनेजमेंट है, डिसबैलेंस है, हमारे घर की एनर्जी डिसबैलेंस है, तो जो डोर है ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव एनर्जी को। ठीक इस तरह अगर आप खाना खाने बैठते हो तो आप साफ सुथरे यूटेंसिल्स, बर्तन लेते हो। आप गंदी प्लेट, गंदे चम्मच में नहीं खाते हो। क्यों? क्योंकि आप खाना अच्छा भी खाओगे लेकिन गंदे पात्र में, गंदे बर्तनों में रख के खाओगे तो वो गंदगी खाने के थ्रू आपके अंदर आ जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आपके मेन डोर में गंदगी हुई तो पॉजिटिव एनर्जी भी आना होगा, तो वो गंदी चीज़ें जो आपके डोर को नेगेटिव एनर्जी में बदल रही हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को भी गंदा कर देंगी। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल देके समझाया। तो डोर में क्या नहीं करना है ये ध्यान दीजिए। डोर में आपको ये नहीं करना है, बहुत से लोगों को देखा है उनके डोर के सामने जूते चप्पल बिल्कुल बिखरे रहते हैं, उसको प्रॉपर अरेंज करके नहीं रखते हैं, प्रॉपर वुडन कबर्ड में नहीं रखते हैं। अगर आपके डोर के सामने जूते चप्पल होंगे ये नेगेटिव एनर्जी को बूस्ट करेंगे और आपके घर में अपॉर्चुनिटी आती भी होगी तो चली जाएगी। आप हमेशा परेशान रहेंगे, यार बनते बनते काम मेरे एकदम से बिगड़ जाते हैं। नंबर 2, बहुत से लोग शाम के टाइम अपने डोर में अंधेरा करके रखते हैं। अगर आप अपने डोर को लाइट नहीं देंगे, आपको लाइफ में, आपको माइंड में लाइट नहीं मिलेगी। मतलब आप डिसीजन क्लियर नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ धुंधला सा दिखेगा, आप खुद कंफ्यूज्ड रहोगे। डोर के पास कोई भी ब्रोकन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खराब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी टूट फूट वाली चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करती हैं। आपका डोर साफ सुथरा, बहुत अच्छा अलाइन होना चाहिए। साथ में आपके डोर के पास आपकी एड्रेस प्लेट आपके नाम के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से अपना जब भी कोई सामान मंगाते हो तो आप अपना एड्रेस देते हो ना कि ये टावर, ये हाउस नंबर, ये सोसाइटी, तो सीधे एड्रेस पे आपके आ जाती हैं चीज़ें। ठीक इसी तरह आप अपने डोर में जब एड्रेस प्लेट लगाते हैं, तो मैं इसको कह रहा हूँ, आप इसको कोई जादूगरी नहीं है ये, इसको आप सिंबल फॉर्म में समझिए कि अगर हम सिंबल फॉर्म में एनर्जी को अलाइन करते हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस पे भी पड़ता है। उस तरह के हमारा माइंड, हमारा फोकस, हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शन और हमारे रिजल्ट होते हैं। तो इसको थोड़ा लॉजिकल वे में समझें, ये कोई अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं है, हमें इसे प्रैक्टिकल समझना है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। बेडरूम कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर बेडरूम सही डायरेक्शन में, सही जोन में नहीं हुआ तो ये हमारे लिए बहुत 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 घातक हो सकता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कारण ये, क्योंकि आप ये समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी घर में बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में होगा तो फिर ये बात पक्की है कि वहाँ पे जो कपल है उनके बीच लड़ाई झगड़ा अक्सर होते रहते होंगे। जो घर की महिलाएं हैं उनको हार्मोनल डिजीज अक्सर देखने को मिलते होंगे। घर का बच्चा भी जो है वो भी परेशान रहता होगा, उसे अलग अलग डिजीजेस घेरते रहते होंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बेडरूम को समझना है। आप कहोगे बेडरूम गलत जोन में है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये समझो कि व्यक्ति को जो भगवान ने नींद दी है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्यों दी है? ताकि आप अपने आप को दोबारा रिचार्ज कर सको। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ये भी दिन भर चलते हैं तो इनकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, इनको भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग जब दिन भर हार्डवर्क करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो हम लोग भी थक जाते हैं। हर व्यक्ति थक जाता है, माइंड से, बॉडी से। तो हर व्यक्ति को एक हीलिंग, वापस एक मतलब कहना चाहिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो होता है व्यक्ति का बेडरूम। क्योंकि व्यक्ति अपना 1/3 टाइम कम से कम अपने बेडरूम में तो निकालता है, क्योंकि रात में तो पूरा सोता है ना। और आपको साइंटिफिक वे में अगर समझना है, यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सूर्य है, सन है, ये हमें एनर्जी देता है। और इसको एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट किए किससे? फादर, यानी कि पिता से। और जब सूर्य की प्रेजेंस होती है डे में तो हम लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हमें वाइटल एनर्जी देता है, हमें एनर्जी देता है। सूर्य की एनर्जी में हम भाग दौड़ सकते हैं, बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, आपने कंपनियों में देखा होगा, लोगों का मन काम से उचटने लगता है, लगता अब ठीक है अब घर जाना है, थक गए अब,
थोड़ा लेजी फील करने लगते हैं, डल 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 जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब सूर्य की एनर्जी कम हो रही होती है यूनिवर्स से। और शाम को जब चंद्रमा का उदय होता है तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रमा को माँ के रूप में जाना गया है। मदर का काम क्या है लाइफ में? माँ का काम है कि अगर बेटा बाहर से थक के आया है तो कहती आ बेटा तेरा सर दबा दूं। माँ का काम है बेटे को बेटी को हील करना। जो भी उसके अंदर किसी भी तरह की माइंड बॉडी अगर कमजोरी है तो उसे एक सांत्वना देना, उसे मोटिवेट करना, उसे इंस्पायर करना। और चंद्रमा का यही काम है रात में। रात में व्यक्ति जब सोता है तो वो अपने आप को हील कर रहा होता है। लेकिन आज की डेट में सारे रिजल्ट उल्टे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपको ब्रह्मांड में जो संरचना की गई है, जो एक पूरा साइंस कहता है कि रात में आपको सोना चाहिए ताकि ये जो चंद्रमा रूपी माँ है ये आपको हील कर दे। जो भी आपके दर्द हैं, दुख हैं, वुंड्स हैं, इसको हील कर दे और आप अगले दिन फिर पिता की प्रेजेंस में यानी कि सूर्य की प्रेजेंस में दिल लगा के काम कर सके, हार्डवर्क कर सके अपनी सक्सेस के लिए। लेकिन आज होता उल्टा है। जैसे ही रात होती है तो लोग क्लब पार्टी में जाते हैं। जब हील होने का टाइम है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक वे में भी बता रहा हूं, जब हील होने का टाइम है तब व्यक्ति हल्ला गुल्ला शोर शराबे में नाच रहा होता है। कोई दारू पी रहा होता है, कोई कहीं डला होता है नशे करके। तो जो हील होने का टाइम आपको प्रकृति ने दिया था तब तो आपने अपना खुद और विनाश कर लिया। और फिर सवेरे ऑफिस काम या बिजनेस जो भी है। इसीलिए व्यक्ति आज की डेट में अलग अलग डिजीजेस से परेशान है, अलग अलग प्रॉब्लम उसे घेर रही है। बाद में वो रोता है और चीज़ों को कहता है कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप इसको अगर साइंटिफिक वे में भी समझो तो जब आपसे प्रकृति कह रही है कि ये आपका हील होने का टाइम है, ये आपका सोने का टाइम है, आप अपने बेडरूम में शांति से अपने घर में सोइए। जब शाम होती है, आप देखो मून को इमोशन से भी रिलेट किया गया है। इसीलिए शाम होते होते सबको अपना घर याद आने लगता है कि जाएं अब हम अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, थोड़ा फैमिली के साथ समय बिताएं, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और फिर आराम से सो जाएं। अगर ये आप करते हो तो आप बहुत गजब के हील होगे और आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। लेकिन आप प्रकृति के अगर उल्टा चले, आप रात में अगर वर्क करना शुरू किए और अगर ये सब चीज़ें हुई, क्लब, ड्रिंकिंग, दारू, ये सब चीज़ें, तो आप समझ लेना कि आप अपनी बर्बादी को आमंत्रण दे रहे हो। और ये सब चीज़ों से बाहर निकलो। ये लोग जो रेमेडी बताते हैं फालतू की कि आप ड्रिंक कर लो तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेनेट स्ट्रांग हो जाएगा, आप ऐसा कभी मत करना। ड्रिंक करने से कोई भी प्लेनेट स्ट्रांग नहीं होता है। आपकी उल्टा बुद्धि खराब हो जाएगी। और जो बुद्धि है आपकी, इसको रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। और जुपिटर खराब हुआ, ज्ञान खराब हुआ, सब तहस नहस, सारी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए प्रकृति के हिसाब से चलो और चीज़ों को लॉजिकली समझो आप लोग, तो आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा कभी भी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मिरर प्लेसमेंट। ये मिरर प्लेसमेंट क्या है? जो मिरर है ना, ये एक प्रकार से ऐसी चीज़ है जो एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है। आपने सुना होगा मिरर मैनिफेस्टेशन। हमारे अगर शास्त्रों में कहा जाए तो मिरर को एक शकुन का सिंबल माना जाता है। पुराने समय में भी जब घर से बेटी बहनों की शादी होती थी तो उन्हें श्रृंगार के सामान के साथ शीशा भी दिया जाता था, उसे शकुन माना जाता था। शीशे को लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं। ये एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है, बूस्ट कर देता है। लेकिन अगर इसकी प्लेसमेंट खराब हो गई तो पूरी एनर्जी को डिसबैलेंस कर देगा। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकता है तो ये नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत भारी मात्रा से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये अब आपको समझना होगा कि आखिर आपको इससे किस तरह का काम लेना है। सबसे पहले मिरर की जो सही डायरेक्शन है वो समझ लो। मिरर की सही डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। आप नॉर्थ की वॉल में मिरर को लगा सकते हो और ईस्ट की वॉल में मिरर को लगा सकते हो। दूसरी चीज, मिरर को कभी भी बेडरूम में अपने बेड के जस्ट सामने मत लगाना, फिर वो चाहे नॉर्थ या ईस्ट की दीवार क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को शौक रहता है कि वो बेड के सामने मिरर लगा दे। लेकिन अगर ऐसी चीज हुई तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और जो कपल्स हैं इनके बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी को रिलीज करने लगेगा बहुत तेजी से और आपको इसके बल्कि पॉजिटिव की जगह हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बेड के जस्ट सामने मिरर को लगाने से बचना। लेकिन हाँ, अगर ऐसे नॉर्मल घर में बात की जाए तो आप इसको नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो। इसको एक प्रकार से वर्चुअल डोर भी कहा जाता है फ्रॉम द साइंस ऑफ एनर्जी, वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए जहाँ पे हम डोर नहीं रखते हैं, जैसे दक्षिण में कुछ पद रहते हैं लेकिन वो आपको नहीं पता, वो
प्रॉपर मैप बनाने के बाद ही एक आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन आपको बता रहे फिर भी जो साउथ डायरेक्शन होती है, जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, यहाँ पे मिरर लगाने से बचना चाहिए। अब अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है रॉन्ग एक्सपांशन टाइमिंग। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ एस्ट्रो पार्ट आता है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो रिजल्ट कैश बर्न, डिप्रेशन और स्ट्रेस, डेड प्रेशर सब कुछ होता है। ये क्या है? एक्सपांशन एट रॉन्ग टाइमिंग। इसका मतलब ये है यहां पे रोल प्ले करता है एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि वास्तु का मतलब है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, सोल एंड यूनिवर्सल एनर्जी। मतलब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, इसको एक डेफिनेशन से नहीं नापा जा सकता। लेकिन आप इसको ये समझिए कि हर व्यक्ति के अंदर बोला गया है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे इसलिए इम्पैक्ट डालती है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, हर व्यक्ति अलग अलग टाइम में जन्मा हुआ है। वो जब पैदा हुआ था तब प्लैनेट्स की डायरेक्शन अलग अलग ढंग से थी, और जिस तरह की प्लैनेट्स की डायरेक्शन थी, जिस तरह की उसकी ज़ोडिएक साइन है, जिस तरह का उसका नक्षत्र है, उस तरह से पूरे उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक और साथ में पूरा बायोलॉजिकल फॉर्म उसका बनता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग इस तरह की उनकी बॉडी और प्रकृति रहती है कि वो जरा भी ठंडा खाते हैं उन्हें सर्दी हो जाती है, लेकिन बाकी लोग ठंड में भी आइसक्रीम खाते हैं, कुछ नहीं होता है। वहीं पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जरा सा भी गर्म खाना खा ले तो उन्हें एसिडिटी बन जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें ठंडा खाने को बोला जाता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति रहती है, सबकी अपनी अपनी बॉडी रहती है, जिसके कारण उन पे अलग अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, जो अलग अलग प्लैनेट्स है, ये अपनी अपनी रेज लगातार भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये हम तक सजीव हो चाहे निर्जीव, सब तक इनकी रेज आ रही है और अपना अपना इम्पैक्ट डाल रही है, फिर वो सजीव चीज़ें हो या निर्जीव चीज़ें। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो आपके एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशंस है, जो आपकी दशा चल रही है, उस हिसाब से देखा जाता है कि वास्तु को अलाइन किया जाता है। ये होता है एस्ट्रो वास्तु। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जैसे किसी की अच्छी दशा आई, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फाउंडर है, फंडिंग देख रहा है, उसको फंडिंग मिल गई, उसने अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहा बहुत तेजी से, बहुत अच्छी बात है, फंडिंग मिल गई, समय अच्छा था, सब कुछ था, अब वो एक्सपांशन चाहता है। अब एक्सपांशन किया तो उसने दो चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। एक तो टाइमिंग का, टाइमिंग मुहूर्त की इंपॉर्टेंट बहुत है, इसीलिए हमारे सनातन में पंचांग बनाया गया है, मुहूर्त के 5 अंग, जिन्हें देख के ही डिसीजन लिया जाता है कि अभी ये काम करना सही है कि नहीं। शादी वगैरह भी होती है तो आपने देखा होगा कि मुहूर्त निकाला जाता, क्यों? क्योंकि सही समय जरूरी है सही काम के लिए। कहा जाता है अगर आप सही समय पे सही काम कर दोगे तो 80% तक आपकी सक्सेस बढ़ जाती है। बोला जाता है ना कहावत कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मार दो, क्योंकि ठंडा होगा लोहा तो हथौड़ा मार के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लोहा नहीं टूटेगा। इसीलिए उसको तपाया जाता है और कहा जाता है कि लोहा जब गर्म हो हथौड़ा तभी मारो। इसीलिए कहा जाता है पंचांग में भी कि जब आपकी टाइमिंग बिल्कुल अलाइन हो, डायरेक्शन आपकी अलाइन हो, आपकी सारी एनर्जी अलाइन हो, तभी आप पर्टिकुलर अपने लाइफ के बड़े डिसीजन लो। मैं ये नहीं कहता हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है, नहीं, लेकिन हाँ लाइफ के जो बड़े डिसीजन हैं जो आपको दूरगामी परिणाम देंगे, जो आपको बड़े रिजल्ट देने वाले हैं, जिसके कारण आपकी पूरी लाइफ मतलब इफेक्ट हो सकती है, वो चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली, तो उसके लिए आपको ये मुहूर्त देखने की बहुत ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट एस्ट्रो वास्तु में ये आता है कि जब अगर मान लीजिए आप अपनी कंपनी का एक्सपांशन कर रहे हैं तो देख लीजिए मुहूर्त सही है कि नहीं, सारी प्लैनेटरी पोजीशंस और जो नक्षत्र हैं आपके फेवर में हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल जुपिटर फेवर में होता है तो एक्सपांशन बहुत स्मूथ हो जाता है, लेकिन सैटर्न फेवर में होता है तो स्टेबिलिटी भी गेन हो जाती है। वहीं सैटर्न अगेंस्ट होगा तो एक्सपांशन तो एकदम से होगा, लेकिन हो सकता है बाद में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़े या बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़े। साथ में दूसरी चीज़, जब भी आप एक्सपांशन करते हो तो व्यक्ति को चाहिए रहता बड़ा ऑफिस, बड़ी जगह है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ भी बढ़ने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाली है। अब आपने नया ऑफिस लिया, लेकिन क्या हुआ, आपने वहाँ पे प्रॉपर एनर्जी अलाइनमेंट को फॉलो नहीं किया, यानी कि साइंस ऑफ एनर्जी वास्तु को आपने फॉलो नहीं किया, आपने गलत जोन में गलत चीज़ें कर दी। जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे स्टेबिलिटी या ब्लॉकेज के एग्जाम्पल दिए, तो फिर क्या होगा, आपके ग्रह तो साथ दे रहे थे, आपके साथ अच्छा भी हो रहा था, लेकिन कर्मा, वास्तु एक प्रकार से कर्मा है, इम्प्लीमेंटेशन है। एस्ट्रोलॉजी अगर हेडलाइट है गाड़ी की, आपको जो दूर से दिखा सकती है कि आगे क्या आने वाला है, लाइट एस्ट्रोलॉजी है ना, ज्योतिष मतलब कि ईश्वर की ज्योति, प्रकाश ईश्वर का, यह अगर लाइट प्रकाशित करके दिखा सकती है आगे आपके साथ अच्छा होने वाला है,
तो वास्तु स्टीयरिंग है गाड़ी की। अगर आपको आगे गड्ढा दिख रहा है, आपने स्टीयरिंग नहीं घुमाई तो आप गड्ढे में गिरोगे, लेकिन आपने स्टीयरिंग घुमा दी, आप स्मूथली साइड से निकल जाओगे। तो इसलिए आप जब भी एक्सपेंशन करो, नया ऑफिस लो, तो प्रॉपर एनर्जी अलाइनमेंट को फॉलो करो। साइंस ऑफ एनर्जी को आपने फॉलो नहीं किया तो आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले रहे उसमें आपको स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं। जितना आपको बेनिफिट मिल सकता है उतने बेनिफिट हो सकता है आपको लाइफ में नहीं मिले। हो सकता है आप 100 अचीव करने वाले हो तो अगर बहुत ही अच्छे प्लैनेटरी पोजीशन है तो आप 60, 40, 50 अचीव कर ले जाओ। और अगर प्लैनेटरी जो मतलब कहना चाहिए पोजीशंस एवरेज है, वो एवरेज फेवरेबल है आपके लिए, तो आप समझ लो हो सकता है आप गर्त में भी चले जाओ अच्छे समय होने के बावजूद। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं समय तो अच्छा चल रहा, सब लोग कह रहे हैं समय तो अच्छा चल रहा, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को अलाइन किया ही नहीं। आपको एनर्जी को तो अलाइन करना पड़ेगा ना। इसलिए आपको ये समझना होगा कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हमारी एनर्जी अलाइन हो, कहाँ से हमारी एनर्जी लीकेज हो सकती है, जो मैंने आपको भी पॉइंट्स बताए, और किस तरह से हम इस एनर्जी लीकेज से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप पॉइंट में रखेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में लॉसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात, डेड और स्टैग्नेंट एनर्जी। घर में जितने भी टूट फूट वाले यूटेंसिल्स, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इनको तुरंत घर से निकाल दो अगर इनको आप बनवा के नहीं रख सकते। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है खराब पड़े रहते हैं, हम उन्हें देखते भी नहीं। घड़ियाँ हैं रुकी पड़ी रहती, टूट फूट रहती है, पड़ी रहती हैं, लेकिन हमारा इतना उससे मोह रहता है कि हम उसे रखे रहते हैं। जब भी अगर मान लीजिए आपके यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ जब भी दिवाली में थोड़ा साफ सफाई होती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, भाई ये तो कब से रखे, लेकिन उससे इतना मोह है कि हटा ही नहीं पा रहे, इतना अटैचमेंट है। अरे खराब है, या तो आप बनवा लो, नहीं बनवा सकते हो तो फिर उसको आप घर से हटा दो। क्योंकि जितनी भी डेड ऑब्जेक्ट्स हैं या टूट फूट वाली चीज़ें हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करती हैं, जो आपकी लाइफ में हर्डल्स, ब्लॉकेजेस, ये सब चीज़ों को लाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ इसी तरह से फ्लो होती है। अगर पैटर्न स्मूथ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, और पैटर्न अगर स्मूथ नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो फिर डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी फ्लो होती है। और जैसी एनर्जी फ्लो होगी आपके सबकॉन्शियस में उसी तरह का इम्पैक्ट डालेगी, और जिस तरह का सबकॉन्शियस में इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह के डिसीजन, एक्शन और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आखिरी बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वीडियो की लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आप ये समझ पाओ कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको अपने फेवर में कैसे लाया जाए, कैसे उस एनर्जी को अपने लिए काम कराया जाए कि हम अपनी लाइफ में वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, अबंडेंस हो, इसको हम अट्रैक्ट कर सकें। तो आप ये समझ लीजिए कि एनर्जी जो है ये सिर्फ डायरेक्शन या किसी स्पेस से नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है आपके कर्म और आपकी इनर स्टेट। आप किस तरह के कर्म करते हो, और क्या आपकी ये जो बॉडी है, आपका जो माइंड है और आपकी अंदर जो सोल है, आत्मा, ये अलाइन है, क्या ये एनर्जेटिक है? तो इसके लिए मैं आपको 2 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ दोनों तरह के लोगों के लिए। जो लोग रिचुअल्स को मानते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस में कोई भी मंत्र चैंटिंग को यूज़ कर सकते हैं, जो वो मंत्र यूज़ करते हैं, क्योंकि मंत्र की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। तो वो मंत्र, स्तोत्र, इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ पे डेली बेसिस में रिचुअल्स में यूज़ कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे उनका जो कॉन्शियसनेस है और जो उनकी एनर्जी है, ये पॉजिटिवली शिफ्ट हो जाएगी। और बहुत से लोग जो रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं, हो सकता है उनका इस पर विश्वास ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी तो साइंस है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग मेडिटेशन करें, डेली बेसिस में योग करें, या फिर ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करें। अगर इस तरह से आप करेंगे, आप साइलेंस को फॉलो करेंगे, थोड़ी देर साइलेंट होकर बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, शांत बैठिए, आपकी एनर्जी अपने आप स्टेबलाइज होने लगेगी। देखो, मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन सी मेथड को फॉलो करते हो, मैटर ये करता है कि क्या आप अपनी लाइफ में अपनी कॉन्शियसनेस को और अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज और पॉजिटिवली शिफ्ट करना चाहते हो। एक बात याद रखना, ग्रोथ जो है ये सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती है, और ना ही वेल्थ एक्सीडेंटल होती है। इसके लिए प्रॉपर एनर्जी को अलाइन करना पड़ता है, एनर्जी अलाइनमेंट ज़रूरी है। हमें साइंस ऑफ एनर्जी को फॉलो करना पड़ता है, जिसे वास्तु कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपने क्या डिटेक्ट किया, आपके घर में कौन सा लीकेज पॉइंट है, मुझे कमेंट करके बताइए। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इज़ योर हाउस डिज़ाइन फॉर सैलरी
और फॉर दी वेल्थ। तब तक के लिए हर हर महादेव।